सोचिए एक ऐसी कहानी के बारे में जो सुनने में लगभग नामुमकिन लगे। एक तरफ थी दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री सुपर पावर और दूसरी तरफ 13 बिखरी हुई कॉलोनियां जिनके पास न कोई ढंग की सेना थी, न नेवी और न ही कोई सरकार। फिर भी वो जीत गए। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये हुआ कैसे। और यही वो सवाल है जो आज हमारे सामने है। ये सिर्फ लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है आइडियाज़ की, गलतफहमियों की और एक ऐसे टर्निंग पॉइंट की जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। तो देखिए, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ब्रिटेन और उसकी अमेरिकी कॉलोनियों के बीच हमेशा से दुश्मनी नहीं थी। असल में एक लंबे समय तक उनका रिश्ता काफी अच्छा था। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ बदल गया? साल 1763 ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 7 साल तक चला युद्ध, जिसे फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध भी कहते हैं, वो खत्म हो चुका था। ब्रिटेन जीत तो गया था, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ गया था। अब इस कर्ज को चुकाने के लिए लंदन ने अपनी अमेरिकी कॉलोनीज की तरफ देखा और तय किया कि भाई अब खर्च उठाने की बारी उनकी है। ब्रिटेन की ये सोच मर्केंटिलिज्म या वाणिज्यवाद के सिद्धांत पर आधारित थी। इसका मतलब बहुत सीधा था। कॉलोनियों का काम सिर्फ और सिर्फ अपने मदर कंट्री यानी ब्रिटेन को अमीर बनाना है। उन्हें सिर्फ ब्रिटेन के साथ व्यापार करने की इजाजत थी, जिससे उनकी अपनी तरक्की एक तरह से रुकी हुई थी। तो जंग के बाद ब्रिटेन ने एक के बाद एक कई कानून लागू कर दिए। शुगर एक्ट, फिर स्टैम्प एक्ट, सोचिए, जिसमें कागज के हर टुकड़े पर टैक्स लगा दिया गया। और फिर टाउनशेंड एक्ट्स। कॉलोनी में रहने वालों को अब लगने लगा था कि उन पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। और इसी दबाव से निकला वो नारा जो क्रांति की आवाज बन गया, प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं। कॉलोनियों में रहने वालों का तर्क बहुत सीधा था। अगर हम ब्रिटिश संसद में अपने नुमाइंदे नहीं भेज सकते, तो उस संसद को हम पर टैक्स लगाने का कोई हक नहीं है। ये एक ऐसा उसूल था जिसके लिए वो अपनी जान तक देने को तैयार थे। तो अब आगे क्या हुआ? क्योंकि ये विरोध अब सिर्फ बातों तक नहीं रहने वाला था। ये अब एक संगठित प्रतिरोध, एक सीधी कार्रवाई में बदलने वाला था। लोगों ने ऑर्गेनाइज होना शुरू कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश सामानों का बायकॉट किया। सन्स ऑफ लिबर्टी जैसे सीक्रेट ग्रुप्स बनाए गए। और फिर 1773 में हुई बॉस्टन टी पार्टी। और ये सिर्फ चाय की बर्बादी नहीं थी, नहीं, ये एक खुला ऐलान था, एक सीधी चुनौती थी कि अब वो चुपचाप कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ब्रिटेन का जवाब वो बहुत सख्त था। उन्होंने गुस्से में मैसेच्यूसेट्स को सजा देने के लिए वो कानून पास किए जिन्हें असहनीय कानून कहा गया। बोस्टन का पोर्ट बंद कर दिया गया, वहां की चुनी हुई सरकार को भंग कर दिया गया। लेकिन लोगों को डराने के बजाय इन कानूनों का असर उल्टा ही हुआ। वो पहले से कहीं ज्यादा एक हो गए। और फिर अप्रैल 1775 में वो चिंगारी आग बन गई। लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड में लोकल मिलिशिया और ब्रिटिश सैनिकों के बीच टकराव हुआ। वो गोली चली जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। और बस, जो एक राजनीतिक विरोध था, वो अब एक खुली जंग में बदल चुका था। अब हम आ गए हैं सीधे जंग के मैदान में। और कागज पर देखिए तो ये लड़ाई बिल्कुल एक तरफा लग रही थी। एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर फौज और दूसरी तरफ किसानों और दुकानदारों की एक बिखरी हुई सेना। मतलब जमीन आसमान का फर्क था। कॉन्टिनेंटल आर्मी के पास ठीक से संसाधन नहीं थे, पूरी ट्रेनिंग नहीं थी, कई बार तो सैनिकों के पास जूते तक नहीं होते थे। और उनका मुकाबला था दुनिया की सबसे प्रोफेशनल और अच्छी तरह से लैस ब्रिटिश सेना से। कोई भी कहता कि अमेरिकियों के जीतने का तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन फिर 1777 में न्यूयॉर्क के एक छोटे से शहर साराटोगा में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक ऐसा पल जिसने सब कुछ बदल दिया। वहां पर कॉन्टिनेंटल आर्मी ने एक पूरी की पूरी ब्रिटिश सेना को घेर लिया और उनके जनरल जॉन बर्गोइन को अपने करीब 5800 सैनिकों के साथ सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। ये सिर्फ एक जंग जीतना नहीं था, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात थी। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक जीत थी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अमेरिकियों की तरफ खींच लिया। देखिए, साराटोगा की जीत ने फ्रांस को यकीन दिला दिया। फ्रांस तो पहले से ही ब्रिटेन से अपने 7 साल वाले युद्ध का बदला लेना चाहता था, और इस जीत ने उन्हें दिखा दिया कि अरे, ये अमेरिकी तो सच में जीत सकते हैं। तो उन्होंने अमेरिकियों के साथ एक औपचारिक समझौता किया और उन्हें पैसा, हथियार और सबसे जरूरी अपनी ताकतवर नेवी भेजी। और यही फ्रेंच नेवी थी जिसने 1781 में यॉर्कटाउन में आखिरी जीत पक्की की।
उन्होंने ब्रिटिश जहाजी बेड़े को समंदर में ही रोक दिया, जिससे जनरल कॉर्नवालिस की सेना जमीन पर फंस गई और उसे हार माननी पड़ी। और बस इसी के साथ जंग खत्म हो गई। तो ठीक है, अमेरिकियों ने आज़ादी तो जीत ली, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। इस क्रांति की जो लहरें थीं, वो अटलांटिक पार करके पूरी दुनिया में महसूस की गई। सवाल ये है कि बाकी दुनिया के लिए इसका क्या मतलब था। ये सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं थी। ये जीत दुनिया भर के उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण थी जो आज़ादी और अपने हक के लिए तरस रहे थे। इस क्रांति ने पूरी दुनिया में जैसे क्रांतियों की एक लहर शुरू कर दी। इसने सीधे सीधे फ्रांस की क्रांति को हवा दी, लैटिन अमेरिका में आज़ादी के आंदोलनों को ताकत दी, और इसने दुनिया भर में एक आइडिया फैलाया कि आम लोग भी जालिम हुकूमत के खिलाफ खड़े हो सकते हैं और अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं। और अमेरिकियों ने जो देश बनाया ना, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। सोचिए, एक ऐसा देश जहां कोई राजा नहीं है, एक रिपब्लिक, एक ऐसा सिस्टम जहां केंद्र और राज्यों में पावर बटी हुई है, और सबसे बड़ी बात, एक लिखा हुआ संविधान जो सरकार की ताकत को सीमित करता है और लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। उस जमाने की दुनिया के लिए ये बिल्कुल एक नया मॉडल था। लेकिन इस पूरी कहानी के आखिर में हमें एक बहुत ज़रूरी और थोड़ा मुश्किल सवाल का सामना करना पड़ता है। वो बड़े बड़े शब्द थे कि सभी इंसान बराबर बनाए गए हैं, लेकिन ये वादा सबके लिए पूरा नहीं हुआ। गुलाम बनाए गए लोगों के लिए, औरतों के लिए और वहाँ के मूल निवासियों के लिए आज़ादी की लड़ाई तो असल में अब शुरू हुई थी। और क्रांति के जो अधूरे वादे थे, वो आने वाली कई पीढ़ियों तक अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बने रहे।